हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस एनबीएस नेट जेआरएफ और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन एवं बंगाल के नवाबों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत देख लेते हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचा था? तो सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में पहुंचा था, जहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। आप सभी लोग जानते हैं, भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और उसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियां भारत में आई थी। भारत में कंपनियों के आगमन को याद करने की ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा, और इससे भारत में आने वाले सभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में किसने व्यक्त किया है? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो वास्को डी गामा ने कहा था कि भारत आने के पीछे हमारा लक्ष्य है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और मसालों का व्यापार। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव, हम्फ्री कुक, जेरल्ड अनगियर तथा जॉब चॉर्नॉक में से कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चॉर्नॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान सहित हासिल करने के पश्चात मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। तो मसूलीपट्टनम में डचों ने 1606 ईस्वी में इस अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी और गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद ये कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी हैं। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से हस्तगत किया था। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ खोला था? तो डचों ने भारत में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दा अल्मीडा था। अगला प्रश्न है, 1498 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1501 ईस्वी तथा 1502 ईस्वी में से पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1498 ईस्वी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन के बाद ही पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1498 ईस्वी में कालीकट में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट में वास्को डी गामा जो है गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के साथ उतरा था और ये समुद्र यात्रा के दौरान इसके मार्गदर्शक के रूप में इसने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। हालांकि बाद में यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आरंभिक नारे को बदला भी था। अगला प्रश्न है, कैब्रल, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले तथा हेनरी में से पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी नगर की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। चंद्रनगर क्या थी? तो चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसमें कुछ भारतीय बस्तियों को दहेज के रूप में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। अगला प्रश्न है,
भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर के तहत मिला था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार दिया गया था और इसी से एक नए विवाद का जन्म मिला था। उस विवाद का आप सभी लोग नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, मद्रास से मसूलीपट्टनम, सूरत तथा हुगली में से वह स्थान कौन सा है जहां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो वो शासक था फ्रांसिस डे। अगला प्रश्न है, 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने प्रदान की थी? तो 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, मद्रास, कालीकट, हुगली तथा सूरत में से वह स्थान जहां अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री बनाई थी? तो भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियल द्वारा जारी फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो फर्रुखसियल द्वारा कंपनी के लिए जो फरमान जारी किया गया था, जिसे कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, रॉबर्ट ओरम या ओर्म ने कहा है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल था। अगला प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर के नाम से कौन विख्यात था? तो हेनरी द नेविगेटर के नाम से पुर्तगाल का राजकुमार विख्यात था, जिसने नवीन समुद्री खोजों के लिए जो है यात्रियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, उसे देखते हैं। कथन है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की, जिसका कारण है पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के युद्ध किसके किसके मध्य हुए थे? तो कर्नाटक के युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। अब आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि कर्नाटक के कुल कितने युद्ध हुए थे और अंत में किसकी विजय हुई थी? अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध किस संधि से समाप्त हो गया था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध एला सापल की संधि से समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, सेंट थोमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो पैराडाइज ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी और भारत से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया था इस युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। बंबई दहेज में किसे मिला था? तो बंबई दहेज में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। और मुंबई नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुंबई नगर का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेराल्ड ओंगियार ने बंबई को अपने अधिकार में कब ले लिया था? तो 1665 ईस्वी में ले लिया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? तो पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर जेपी दी केविला हामो को भेजा था। अगला प्रश्न है, हुगली, मसूलीपट्टनम, कराईकल तथा बालासोर में से डच वाणिज्यिक केंद्र कौन सा नहीं था? तो हुगली जो है वो डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था या व्यापारिक केंद्र भी कह सकते हैं। डच मूल निवासी कहाँ के थे? तो डच मूल निवासी नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड के थे। अगला प्रश्न है, कोचीन, सूरत, सैदाबाद तथा पुलिकट में से डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था?
तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश पुलिकट में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी और सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी। तो फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, कालीकट बरोच कोचीन एवं माहे में से पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। तो बरोच जो है वो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसके संरक्षण में की गई थी। तो वो लुईस 14वें के संरक्षण में की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रेंकायस केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। तो भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना फ्रेंकायस केरान ने 1668 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, जिसमें कथन है, लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी और जिसका तर्क है वह निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, वाट ब्लू वाटर नीट वास्को डिगामा डी अल्मीड़ा अल्बुकर्क अल्फांसो डिसूजा में से किससे संबंध है। तो ब्लू वाटर नीति जो है ये अल्मीड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नवाबों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था। तो सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। अगला प्रश्न है, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते किसे भेजा गया था। तो वाटसन को भेजा गया था। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। एक तरफ घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उन घटनाओं से संबंधित वर्ष दिए हैं। तो ब्लैक होल की घटना जो है 1756 ईस्वी में घटी। वहीं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ और बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। इसके बाद भारत के राजनीति में और प्रशासन में कहीं न कहीं अंग्रेजों का दखल देखने को मिला और इसके बाद ही सक्रिय हुई राजनीति अंग्रेजों की भारत में। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां तथा सिराजुद्दौला में से वह कौन है जो बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। तो बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था वो थे मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, वह 3 जिले जिसे सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया तो वो थे बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। अगला प्रश्न है, खिजरी जमा क्या था। तो खिजरी जमा एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर तथा नजमुद्दौला में से वह कौन सा है जो अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब था। तो वो था नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह कौन सा व्यक्ति था। तो वह था वाटसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो वह बंगाल का नवाब था अली वर्दी खां। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैध शासन का जनक लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, आसफ खां तथा दुर्गादास में से वह कौन है जिसे प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो बंगाल का प्रथम बार उप दीवान नियुक्त होने वाला व्यक्ति मोहम्मद रजा खां था।
सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 1696 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1650 ईस्वी तथा 1717 ईस्वी में से बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है गिरिया का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो गिरिया का युद्ध अली वर्दी खां और सरफराज खां के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटार्ट था। अगला प्रश्न है 18वीं सदी को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा है? तो 18वीं सदी को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने कहा है। अगला प्रश्न है बंगाल में 1765 में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो द्वैध शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। अगला प्रश्न है 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था तथा स्वामी अपने आप को कंपनी का ही रूप समझता था, ऐसा किसने लिखा है? तो ऐसा लिखा है मैकाले ने। अगला प्रश्न है बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो ये कहा है चार्ल्स नेपियर ने। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब स्वीकार की थी? तो 1765 ईस्वी में स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है वो कथन और कारण से संबंधित है। कथन है 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया था, जिसका कारण है इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो उत्तर होगा ये सही है किंतु आर असत्य है यानी गलत है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है वर्ष 1767 और 1769 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वर्ष 1767 और 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर वेरलास्ट था। तो साथियों ये थे आधुनिक भारत के इतिहास का पहला प्रश्न, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन और बंगाल के नवाबों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस, नेट, जीआरएफ और बिहार शिक्षक भर्ती की टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आप सभी लोगों के रिवीजन के काम आएगी और आगामी परीक्षाओं में एक बेहतर स्कोर करने में आप सभी की मदद करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मराठा राज्य संघ से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स के बीच पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के बीच। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।